हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर फर्स्ट सेमेस्टर 5th का बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस का यूनिट रहेगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। ये इसी के ऊपर हमारा पेपर का नेम बेस्ड है और यही हमारा जो यूनिट है उसका भी नाम है, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। इस पूरे पेपर में हमें बेसिकली इसी के आसपास घूमना है, यही चीज़ें पढ़नी है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, एक बारी में नहीं समझ में आता जल्दी से और कईयों को आ भी जाता है, तो इसको आराम से समझिएगा। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको बताया। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं इसका। आपको याद होगा हमने एक एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है और एंशिएंट हमने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा हुआ है। जब हम बात करते हैं अरस्तू और प्लेटो की, तो वो जो टाइम पीरियड हो जाता है अरस्तू का, प्लेटो का, वो वाला टाइम पीरियड हो जाता है हमारा एंशिएंट टाइम, जहाँ पर हमने एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ी और साथ ही साथ हमने एंशिएंट पॉलिटिकल भी पढ़ा उस टाइम का। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, आधुनिक, यानी कि मॉडर्न। तो ऐसा टाइम पीरियड जब हमारे जो गांधी जी थे और नेहरू थे, ठीक है, ये लोग अवेलेबल थे, उस टाइम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यानी कि जब गांधी जी का टाइम था और नेहरू जी का टाइम था ना, वो वाला टाइम पीरियड कहलाता है आधुनिक भारत। ठीक है, और उस टाइम के जो राजनीतिक चिंतन है उसको ही आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन कहा गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गांधी जी और नेहरू जी का जो समय था, उस टाइम का जो चिंतन था उसको आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का नाम दिया गया। अब आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है आधुनिक भारत में, कि उस टाइम की राजनीति में दो तरीके के आंदोलन चल रहे थे। पहला था भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन और दूसरा था राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। अब जिसने अपने स्कूल टाइम पे हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा कि पूर्ण जागरण आंदोलन क्या था और उसमें क्या किया गया था। तो जो पूर्ण जागरण आंदोलन था ना, मैं आपको बता भी देती हूँ साथ ही साथ कि जो पूर्ण जागरण आंदोलन था इसके अंतर्गत ये देखा गया था कि जो हमारा धर्म है, जिस भी धर्म को हम मानते हैं उसके अंदर कोई भी अगर किसी भी टाइप की बुराई है तो हमें उसको हटाना होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर धर्म की बात की जा रही हो, क्योंकि उस टाइम पे जो एक पर्टिकुलर धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व उस टाइम पे दिया जा रहा था, जो कि था हमारा क्रिश्चियन धर्म। बट पूर्ण जागरण आंदोलन के अंतर्गत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों को बराबर समझ के और भी कोई धर्म उस टाइम पे होगा तो उन सभी के अंदर ये देखा गया था अगर कोई भी बुराई है तो उसको हम हटाएंगे। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था, भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन में धर्म की जो कुरीतियाँ थी उसको हटाया गया था। और सेकेंड आंदोलन कौन सा चल रहा था, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या हुआ था, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया गया था, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए आंदोलन किया गया था। तो इस आंदोलन का मकसद क्या था, बेसिकली स्वतंत्रता दिलाना। आपको समझ में आ गया। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन कौन सा होता है, वो टाइम पीरियड जब गांधी जी, नेहरू जी ऐसे महान लोग यहाँ पर थे इंडिया के अंदर, और उसी टाइम का जो राजनीति था, उस टाइम का जो चिंतन था उसको आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन कहा गया है। और उस टाइम पे दो तरीके के आंदोलन चल रहे थे। पहला था भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन जिसमें हमारा बेसिकली कुरीतियाँ हटाना मकसद था। सेकंड था हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जिसके अंदर हमें स्वतंत्रता चाहिए थी। उसके बाद हम देखते हैं कि उस टाइम पे भारत का जब राजनीतिक चिंतन चल रहा था आधुनिक दौर में, उस टाइम पे कुछ ऐसे विद्वान थे जो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। ठीक है, वहीं कुछ ऐसे भी विद्वान थे, भारतीय विद्वानों की ही बात कर रही हूँ, जो कि अंग्रेज़ों का कुछ हद तक समर्थन करते थे। अब आपके दिमाग में ये बात सुन के यही क्वेश्चन आया होगा कि वो कैसे विद्वान थे जो अंग्रेज़ों का सपोर्ट करते थे। तो इसमें क्या था, वो विद्वान जो अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे ना, वो सकारात्मक रूप से करते थे। यानी कि उनका ये मानना था कि अंग्रेज एक डेवलप कंट्री से आए हुए हैं, तो उनको पता है कि किस तरीके से देश को फाइनेंशियली ग्रो करना है, किस तरीके से उसका विकास करना है। तो कई चीज़ें आपको पता भी होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इंडिया के अंदर जो अंग्रेजों ने बनाई थी, तो उससे क्या हुआ, काफ़ी सारा विकास भी हुआ था। तो इस तरीके से कुछ विद्वान अंग्रेजों के सपोर्ट में थे, ये सोच के कि हमारा ये कुछ हद तक विकास भी कर रहे हैं। बट कुछ विद्वान ऐसे थे जो चाहते थे कि ना कुछ हमारा अच्छा करें ना कुछ हमारा बुरा करें, अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और अपने घर चले जाएं।
ठीक है। तो ये दो तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू थे, दोनों ही अच्छे थे, ठीक है। बट वही चीज़ होती है ना, हर एक का नज़रिया सेम नहीं होता, तो वो चीज़ उस टाइम पे भी थी। अब हम देखेंगे कि जो अभी हमने देखा, भारत के अंदर दो तरीके के आंदोलन चल रहे थे। अब उन आंदोलन का रीज़न तो हमें पता चल गया कि क्यों चल रहे थे, ठीक है, और उनका मकसद क्या था वो भी हमने देख लिया। लेकिन उनका उद्भव का कारण क्या रहा था, अब हम ये भी देख लेते हैं। उद्भव का मतलब होता है कि उन आंदोलनों का जन्म क्यों हुआ था। तो भारतीय विचारकों पर औपनिवेशिकवाद का प्रभाव जो पड़ रहा था वो शिक्षा के माध्यम से पड़ रहा था। यानी कि ये भारतीय विचारक थे, उन्होंने देखा भी कि औपनिवेशिकवाद जो आ रहा है हमारे देश में, वो शिक्षा के माध्यम से आ रहा है। अंग्रेज़ों ने भारतीय विचार पर विरोध व्यक्त किया, यानी कि जो भारत के विचार थे उनके ऊपर अंग्रेज़ों ने नाराज़गी भी जाहिर करी, और इसके उत्तर में भारतीय विचारकों ने कुछ प्रतिक्रियाएं यानी कि कुछ एक्टिविटीज़ दी, जो कि किस प्रकार की थी मैंने नीचे लिखी हुई है। समर्पण अपनाया, अच्छे विचारों को अपनाया, चाहे वो बाइबल में हो, कुरान में हो, या गीता में हो, भगवत गीता में हो, किसी में भी हो, अच्छे विचारों को अपनाया। सुधार, धर्म के अंदर हो, अपने व्यक्तित्व के अंदर हो, समाज के अंदर हो, संस्कृति के अंदर हो, सभी के अंदर कुरीतियों को हटा के अच्छी चीज़ें करी, ठीक है, अच्छी चीज़ों को अपनाया। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान के अंदर क्या होता है कि पुनरुत्थान का मतलब होता है, अगर कोई मृत व्यक्ति है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, अगर कोई ऐसा मृत व्यक्ति है उसको दोबारा से जगा देना, यानी कि अपनी बेसिकली उन चीज़ों को दोबारा से जगाना जो कि बहुत टाइम पहले ही मर चुकी हैं, चाहे वो फीलिंग्स हो, ठीक है, चाहे वो हमारे कुछ एटिकेट्स हो, चाहे वो हमारी कुछ पुराने ऐसी बड़े बूढ़ों की बातें हों जो हमारे आज के टाइम पे काम आ रही हो, जो भी था अच्छी अच्छी चीज़ों को दोबारा से अपनाया गया और उसको पुनरुत्थान कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तीन तरीके से अंग्रेज़ों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया भारतीयों द्वारा। अब हम देखेंगे कि जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन था उसकी विषय वस्तु क्या थी। देखिए, विषय वस्तु का मतलब होता है कंटेंट क्या था। बेसिकली अगर इतना बड़ा चिंतन किया जा रहा है, ठीक है, तो वो क्यों किया जा रहा है। तो इसके लिए हम नीचे इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका कंटेंट क्या था। अंग्रेज़ों ने शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज व संस्कृति में पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा दिया। आप सभी लोग जानते होंगे, और आज के टाइम पे भी अगर आपने नोटिस किया होगा ना, तो हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है, बट फिर भी हम लोग क्या सोचते हैं, जिसको इंग्लिश बोलनी आती है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा एजुकेटेड है, ठीक है, उसको हम ज़्यादा सभ्य मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमने ये देखा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, और अगर कोई बंदा इंडिया में इंग्लिश बोल पा रहा है ना, तो उसको समझते हैं कि बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है वो। तो ये भी एक प्रभाव है ना उसी टाइम का, कि इंग्लिश को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है जबकि हिंदी को नहीं दिया जा रहा, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने भी उस टाइम पे यही षड्यंत्र रचा था कि शिक्षा के माध्यम से भारतीय संस्कृति और समाज में ना पश्चिमी जो संस्कृति थी उसका मिलावट करना शुरू कर दिया। इस वजह से जो अन्य विषय थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हिस्सा बने। यानी कि जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बना, ठीक है, भारतीय संविधान जब बना, उसी के साथ साथ बहुत सारी और भी चीज़ें इसमें ऐड ऑन की गई, जैसे कि समाजवाद को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया गया कि सभी जो धर्म है वो बराबर हैं और इंडिया का कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है। सत्याग्रह, सत्य की राह पे चलने के लिए बोला गया। संविधानवाद, मैंने अभी आपको बोला भी कि संविधानवाद के अंदर ये लिखा गया कि जो संविधान है वो सर्वोच्च और हम सभी लोग संविधान का पालन करेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक्स थे ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बने, ये देखने के बाद कि जो भारत में शिक्षा के माध्यम से ना लोगों का मन चेंज किया जा रहा है, लोगों की संस्कृति चेंज की जा रही है। अब हम देखेंगे कि इतना जो आंदोलन हुआ, ठीक है, इतने बड़े बड़े कदम उठाए गए, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है प्रेरणा में कि जो पूर्ण निर्माण द्वारा संरक्षण, इस चीज़ को अपनाया गया। अब आप सोच रहे होंगे पूर्ण निर्माण यानी कि दोबारा से किसी चीज़ को बनाना और उसके द्वारा संरक्षण करना यानी कि सेफ्टी करने का क्या मतलब हुआ। तो देखिए, इसमें भगवत गीता, कुरान, बाइबल सबका सहारा लिया गया। जो भगवत गीता है, कुरान है, बाइबल है, ये सब कैसे ग्रंथ हैं, बहुत पुराने और धार्मिक ग्रंथ हैं। इन तीनों के अंदर ही बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, तो इन तीनों का ही सहारा लिया गया, ठीक है। और साथ ही साथ जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं उनका भी सहारा लिया गया, ठीक है।
इन सभी के जो अच्छे अच्छे विचार थे उन सभी को अपनाया गया अपने जीवन के अंदर, ठीक है, समाज के अंदर अपनाया गया और इन सभी चीज़ों से प्रेरणा मिली। अब इन बातों का जिक्र किसने किया? महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया, ठीक है, विवेकानंद जी ने सपोर्ट किया। किस पॉइंट का? पहले पॉइंट का कि जी पूर्ण निर्माण द्वारा संरक्षण किया जाना चाहिए। हमारा सेकंड आ जाता है प्रेरणा का पॉइंट, व्यक्ति और समाज के बीच संबंध, यानी कि व्यक्ति और समाज के बीच ना संबंध बताया गया कि कितना घनिष्ठ संबंध है। सभी विचारों को द्वारा व्यक्ति और समाज के बीच घनिष्ठ संबंध बताया गया। यहाँ पे गणेश नहीं होगा, यहाँ पे घनिष्ठ होगा और ये विचार को एक साथ है, ठीक है। यानी कि ये एक्सप्लेन किया गया कि जो व्यक्ति है वो समाज से किस तरीके से जुड़ा हुआ है और कैसे समाज व्यक्ति के बिना अधूरा है, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो व्यक्ति है वो कभी किसी का गुलाम नहीं हो सकता और ना ही कोई व्यक्ति ऊंचा होता है ना ही कोई व्यक्ति नीचा होता है, यानी कि कोई भी सुपीरियर या इन्फीरियर वाली बात नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि जो प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में क्या सोच रहा है, ठीक है, अपने दिमाग में क्या सोच रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? ये उस व्यक्ति के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा, ठीक है। किसी की सोच के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता है। तो इस तरीके से एक्सप्लेन करके व्यक्ति और समाज के बीच का भी घनिष्ठ संबंध यहाँ पे दर्शाया गया। तो हमने प्रेरणा के यहाँ पे 2 पॉइंट पढ़े कि किस तरीके से जो भारतीय राजनीतिक चिंतन था उसके अंदर विचारकों को प्रेरणा मिली, कहाँ से मिली। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है प्रेरणा का वो आ जाता है राज्य, यानी कि गांधी जी ने इसमें मेन इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था। गांधी जी के अनुसार ना उन्होंने राज्यों को सपोर्ट नहीं किया। यहाँ पे राज्य का मतलब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी दिल्ली तो आता ही नहीं है राज्य में। हरियाणा, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश इन चीज़ों से रिलेटेड नहीं है राज्य। राज्य का मतलब है सरकार से यहाँ पे, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या कहा कि जो राज्य है वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि गांधी जी राज्य के विरुद्ध में रहे थे। इनका कहना था कि राज्य को सामाजिक परिवर्तन की जगह जागरूकता और नैतिक समाज व्यवस्था बनाने पर जोर देना चाहिए। यानी कि बेसिकली गांधी जी ने कहा कि जो सरकार है ना, सरकार सामाजिक परिवर्तन करती है, ठीक है। वो सामाजिक परिवर्तन बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन की जगह ना समाज जैसा है वो वैसा ही रहे, उसकी जगह जागरूकता फैलाओ कि कहीं पे भी ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, छुआछूत ना हो, किसी को मतलब बेवजह दंडित ना किया जाए, इस तरीके की जागरूकता फैलानी चाहिए। और नैतिक समाज व्यवस्था बनानी चाहिए कि सभी के अंदर नैतिक मूल्य हों, जिससे सभी का भला होगा और जो समाज है वो विकास करेगा। तो ये गांधी जी का कहते हैं कि सरकार का ये काम होना चाहिए। और इन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जो सत्ता का जो हस्तांतरण है, यानी कि जो सत्ता का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, उनका डिवीजन किया गया है और जिस तरीके से उसको विकेंद्रीकरण किया गया, यानी कि केंद्र सरकार की यहाँ पे बात हो रही है, इसके माध्यम से राज्य की समाज के प्रति अधिक जिम्मेदारी और जवाबदेही बनाएं। यानी कि इस तरीके से कहा गया कि जो सत्ता है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा बांटना चाहिए, यानी कि सत्ता का डिवीजन होना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो यहाँ पे विकेंद्रीकरण है, यानी कि जो सभी का डिवीजन है उसके बाद एक ऐसी सरकार होगी जिसको उत्तरदायी होंगे बाकी के सरकार के लोग। और एट द एंड जो वो सरकार होगी, जो केंद्र सरकार होगी, वो किसके प्रति जवाबदेही होगी? हमारी जनता के प्रति जवाबदेही होगी। तो ये सारी चीज़ें किसने बोली थी? ये सारी चीज़ें हम गांधी जी ने बोली थी। और इस तरीके से पता चला कि जो राज्य है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, बट पॉजिटिव वे में। हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता। दोनों का मतलब सेम है, इसलिए मैंने स्लैश में लिखा है। अब पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता क्या होती है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। यानी कि सरकार या देश का कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है, ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान करती है, बट किसी धर्म को प्रेफरेंस नहीं देती है सरकार या हमारा देश। अब यूरोप में पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता का मतलब अलग है। यूरोप में क्या होता है, धर्म और राज्य को अलग कर दिया जाता है, बिल्कुल अलग। राज्य धर्म में कोई सपोर्ट नहीं करेगा, धर्म राज्य को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई इसमें एक दूसरे की सहायता नहीं करेगा, बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं एक दूसरे से, जैसे कि नॉर्थ और साउथ। बट भारत में क्या है, भारत में ये बोला जाता है कि राज्य का या देश का कोई अपना एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राज्य को धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, किसी धर्म को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, बट उसके बावजूद
जो राज्य है वो धर्म में सहायता करेगा, ठीक है। यानी कि अगर धर्म के मामले में किसी भी टाइप का संरक्षण चाहिए होगा, कोई सहायता की ज़रूरत होगी, तो राज्य का फर्ज बनता है धर्म में सहायता करना। तो बिल्कुल अलग नहीं कर दिया गया, बट फिर भी जो एक दायरा सेट कर दिया गया कि धर्म इतने दायरे में रह के अपना काम करेगा और राज्य इतने दायरे में रह के अपना काम करेगा, ठीक है। तो दोनों जो यूरोप और भारतीय जो सोच है ना पंथ निरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता के रिगार्डिंग, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट्स पढ़ लिए कि जो हमारे भारतीय विद्वान थे, ठीक है, उनको किस तरीके से प्रेरणा मिली पूर्ण जागरण आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन चलाने के लिए। तो इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं। समाज सुधार और सामाजिक न्याय की अवधारणा, यानी कि जागरूकता आई सभी लोगों में, पता चला समाज सुधार कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सामाजिक न्याय होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट अंग्रेज़ों के रहते हुए ना तो समाज सुधर रहा था और ना ही सामाजिक न्याय आ रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास का मॉडल, यानी कि ये देखा गया किस तरीके से भारत को विकसित किया जा सकता है, जो कि अंग्रेज नहीं कर रहे हैं। तो अंग्रेजों के जाने के बाद भी एक आर्थिक विकास का मॉडल अपनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें कब से तय होने लगी थी, जब अंग्रेज़ों का गुलाम था हमारा भारत, ठीक है। उसी के साथ साथ राष्ट्रवाद से अंतर्राष्ट्रीयवाद, मानवता और विश्व बंधुत्व तक, यानी कि राष्ट्रवाद तो था ही, यानी कि राष्ट्र को एकजुट होना, राष्ट्र की, ठीक है, विकास करना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी ही। उसी के साथ साथ ये देखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हमारा इंडिपेंडेंट होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मानवता एक बहुत अहम पहलू निभाती है, ठीक है, जब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात करते हैं। और विश्व से बंधुत्व बनाना, यानी कि विश्व के साथ रिलेशन बनाना भी कितना इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे, यानी जो 4 हमने चीज़ें देखी, ये अंग्रेज़ों को गुलाम रहते के साथ तो हम नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी था, एक तो हमारा पूर्ण जागरण आंदोलन ज़रूरी था, ताकि सारी कुरीतियाँ हट सकें और हम सभी एक सही समाज में एक सही धर्म को अपना सकें। और उसी के साथ साथ हम स्वतंत्र होंगे तभी तो ये सब काम कर पाएंगे, नहीं तो इन सब पे किसकी सत्ता चल रही थी उस टाइम पे, अंग्रेज़ों की। अब देखते हैं आधुनिक भारतीय चिंतन के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, यानी कि अब अगर हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो अभी 2024 चल रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे हम इतने पुराने टाइम के बारे में कैसे जान पा रहे हैं। खैर हमने जाना तो एंशियंट पीरियड के बारे में भी है, बट फिर भी हम उस टाइम के बारे में, जब हमारा देश आज़ाद नहीं भी हुआ था, तो हम में से तो कोई वहाँ पे होगा ही नहीं, तो हम फिर भी कैसे पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, कैसे इस बारे में जान पा रहे हैं। तो हम कैसे जान रहे हैं, किताब और समाचार पत्रों द्वारा, यानी कि उस टाइम पे भी न्यूज़पेपर पढ़े जाते थे, न्यूज़पेपर की छपाई हो रही थी। आपको पता होगा जिस वक्त स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था ना, उस वक्त लोगों को जागरूक करने के लिए समाचारों में सारी चीज़ें लिखी जा रही थी, समाचारों द्वारा जागृत किया जा रहा था लोगों को, किताबों द्वारा जागृत किया जा रहा था। जो लोग नहीं पढ़ सकते थे, तो ऐसा कर लिया जाता है, 10-15 लोगों का ग्रुप इकट्ठा हो जाता था, उसमें कोई एक पर्सन अगर ऐसा होता था जो पढ़ सकता है, ठीक है, वो ऊंची आवाज़ में पढ़ के सुनाता था कि समाचार पत्र में और किताबों में क्या लिखा हुआ है। बाकी सभी जो नहीं पढ़ सकते थे वो सुन के समझते थे उन चीज़ों को। तो इसी से हमें आज भी जानकारी मिलती है, क्योंकि वो समाचार पत्र, वो किताबें आज भी संभाल के रखी गई हैं। तो अभी तक की वीडियो में हमने ये चीज़ देख ली कि जो हमारा आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन है, ये उद्भव कैसे हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका टाइम पीरियड कौन सा था, साथ ही साथ इतने आंदोलन चलाने की प्रेरणा हमारे विचारकों को कहाँ से मिली, ठीक है, और हमारा जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन था, इसका कंटेंट क्या था। तो अब हम देखते हैं कुछ मुख्य विचारधाराओं को, यानी कि जैसे कि अभी हमने गांधी जी और नेहरू जी का मेनली नाम लिया, तो ऐसे ही कुछ और भी लोग थे जो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे यहाँ पे। तो इनकी विचारधाराओं का ना कुछ ग्रुप टाइप से हमने बना लिया। अब हम उसमें पढ़ेंगे कि इस कैटेगरी में कितने लोग आते हैं। तो सबसे पहली विचारधारा थी धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की, यानी कि इन लोगों का मोटिव था कि जो हमारा धर्म और जो हमारा समाज है ना, इसमें सुधार किया जाए। ये हमारी पहली विचारधारा थी, जिसमें राम मोहन रॉय, ठीक है, एनी बेसेंट, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका मेनली नाम लिया जाता है। अब देखो, इतना तो आपको पता चल गया, पहली विचारधारा हमारी धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, नाम से पता चल रहा है इसके अंदर धर्म और समाज में सुधार लाने के लिए बात की गई थी। नाम हमने देख लिए, राजा राम मोहन रॉय, एनी बेसेंट और स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ पर देखे जाते हैं इस ग्रुप में।
अब इसमें जो हमारे राजा राम मोहन रॉय ना, इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का क्या कहा जाता है? सिरमौर कहा जाता है। सिरमौर का मतलब होता है कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में इस विचारधारा की जो शुरुआत करी है ना, ये राजा राम मोहन रॉय ने करी है। और जो मुजुमदार हैं, ठीक है, ये भी एक विचारक रहे हैं। इन्होंने इनके अनुसार भारत में राजनीतिक चिंतन का क्रम राजा राम मोहन रॉय से इसी प्रकार शुरू होता है जिस प्रकार पश्चिमी राजनीति का इतिहास अरस्तु से होता है। यानी कि जिस तरीके से हम वेस्टर्न हिस्ट्री या वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंस हो या फिर एंशियंट हो, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम अरस्तु का जिक्र ज़रूर करते हैं। वैसे ही अगर हम भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात करेंगे ना, तो हम अगर राम मोहन रॉय की बात ना करें तो वह अधूरा है, क्योंकि इनसे ही शुरू होता है और इसी वजह से इनको क्या कहा गया है? आधुनिक भारतीय चिंतन का सिरमौर कहा गया है। तो यहाँ से आपको पहली विचारधारा समझ में आ गई और राजा राम मोहन रॉय के बारे में भी यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे कि जो धार्मिक सामाजिक सुधार था, इस विचार के लोगों द्वारा कुछ समूहों का निर्माण किया गया था। ठीक है, जिस समूह का नाम है ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बेसिकली कुछ ग्रुप्स बनाए गए थे जिनका बेसिकली विचार ही था कि धार्मिक और सामाजिक सुधार होने चाहिए। अब हम देखते हैं राजा राम मोहन रॉय के विचार इस रिगार्डिंग। तो देखो, इनका ये मानना था कि हमारे ऊपर जो अंग्रेज हैं वो शासन इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि एक तो हम भूतकाल पर आंखें बंद करके निर्भर हो जाते हैं। यानी कि जो पहले हुआ है हमें लगता है कि आगे भी वही होगा, हम लोग चेंजेस नहीं चाहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है कि पश्चिमी का अंधानुकरण, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिम से आए हुए लोग हैं, उनको हम बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह फॉलो कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे गलत क्या है सही क्या है, बस हम उसको फॉलो करते चले जा रहे हैं। यही रीज़न है कि हम आज गुलाम बन रहे हैं। हिंदू धर्म की जगह जो ईसाई धर्म आ रहा है ना, इसके खिलाफ थे राजा राम मोहन रॉय। ये नहीं बोलते थे कि ईसाई धर्म अच्छा नहीं है या हिंदू धर्म अच्छा नहीं है, इनके लिए सभी धर्म बराबर थे। लेकिन फिर भी ये बोलते थे कि जो जिस धर्म का है उस धर्म में वो खुश है तो उसको उस धर्म में रहने दो। सभी धर्म में अच्छाइयाँ हैं, सभी धर्म में बुराइयाँ, तो किसी का भी धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराना ठीक नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ विचार थे राजा राम मोहन रॉय के। अब जो हमारी सेकंड विचारधारा है वो है प्रशासनिक एवं नागरिक सेवाएं। यानी कि इसके अंदर हमने प्रशासन के बारे में जिक्र किया और साथ ही साथ नागरिक की सेवाओं के बारे में जिक्र किया है। तो इसमें कौन कौन इसके समर्थक थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, ये सभी लोग इस विचारधारा के समर्थक थे। इस विचारधारा के लोग किस पॉइंट्स पर सपोर्ट करते थे? संविधानवाद को सपोर्ट करते थे, संसदीय लोकतंत्र को सपोर्ट करते थे और स्थानीय प्रशासन को। संविधानवाद कि देश का संविधान सर्वोच्च होगा, ठीक है, सभी लोग इसका पालन करेंगे। संसदीय लोकतंत्र के संसद के हिसाब से लोग मतलब संसद के रूप में लोकतंत्र चलेगा, यानी कि 2 सदन होंगे, इस तरीके की चीज़ें इसमें इंक्लूडेड थी। स्थानीय शासन यानी कि ग्राम पंचायत, ठीक है, नगर पालिका, न्यायपालिका तो नहीं, नगर पालिका इसमें आ जाएगी। ठीक है, ये सभी चीज़ों के सपोर्टर कौन थे? ये लोग थे, ये जो मैंने आपको यहाँ पे नाम बताए। ठीक है, और इस विचारधारा को कौन सी विचारधारा कहा जाता था? जिस विचारधारा के लोग प्रशासन एवं नागरिक सेवाओं पर जोर देते थे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम देखेंगे तीसरी विचारधारा, जिसका मोटिव था स्वराज प्राप्त करना, यानी कि देश को स्वतंत्रता दिला के स्वराज करना। जिसके समर्थक थे लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ठीक है, और ये किस टॉपिक्स को सपोर्ट करते थे, किस विषय को सपोर्ट करते थे? सबसे पहले विदेशी का बहिष्कार करना, ये टोटल एक ही पॉइंट है, यानी कि जो विदेशी प्रोडक्ट्स हैं उनका टोटल बहिष्कार करेंगे। ठीक है, उनको नहीं यूज़ करेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे चाहे कैसा भी होगा। ठीक है, अपना जो देश का बना हुआ प्रोडक्ट है, अपने देश के बने हुए सामान को अपनाएंगे। राष्ट्र शिक्षा, ज़्यादातर लोगों को शिक्षित करेंगे और स्वराज प्राप्ति करेंगे। यह हमारी तीसरी विचारधारा के लोगों का मानना था।
अभी हमने पढ़ा अरविंदो घोष के बारे में। तो अरविंद घोष के जो विचार थे वो कैसे थे? अरविंद घोष इस विचारधारा के मुख्य विचारक रहे हैं। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मसीहा कहा गया। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अरविंद घोष को भारतीय सभ्यता और संस्कृति का महिषा कहा गया था। संस्कृति की महानता का गुणगान इन्होंने किया था और भारतीय राष्ट्रवाद का महत्व इन्होंने बताया था कि राष्ट्रवाद जो है वो भारत के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से राष्ट्रवाद होना चाहिए। उसके बाद चौथी विचारधारा थी जो धर्म और राजनीति के समन्वय पर बल देती थी, यानी कि ये बोलती थी कि जो धर्म और राजनीति है वो एक ही है। इसके अंतर्गत कौन से आते थे? उदारवाद, यानी कि जो तरक्की चाहते थे, ठीक है, डेवलपमेंट चाहते थे, उसके साथ साथ परिवर्तन को अपनाना चाहते थे, वो होते थे उदारवाद। और उग्रवाद कौन से होते थे? जो कि थोड़े गुस्सैल टाइप के होते थे, ठीक है, जो लड़ाई वगैरह किसी से नहीं डरते थे। इन दोनों से ही वो संतुष्ट थे, यानी कि उदारवाद को भी अपनाते थे और उग्रवाद को भी अपनाते थे ये लोग। सांस्कृतिक आधारों का स्पष्टीकरण, यानी कि इन लोगों को पता था कि हमारी संस्कृति कैसी है और इसको कैसे बचाना है। राष्ट्र व्यक्तित्व का पूर्ण निर्माण, यानी कि ये प्रत्येक व्यक्ति की जो राष्ट्र व्यक्तित्व है, यानी कि अगर हम इंडियन है तो हमारा इंडियन होने का क्या फर्ज है, ठीक है, हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या हमारे राइट्स हैं, इन सभी का पूर्ण निर्माण करना, इन सभी को बताना, ये चौथी विचारधारा के लोगों का जो था वो टॉपिक था। पांचवी विचारधारा के लोगों का क्या मोटिव था? समन्वयवाद, यानी कि समानता चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, उग्रवाद और जो उदारवाद है इसका समन्वय था, यानी कि दोनों में ही खुश थे, चाहे उग्रवाद हो चाहे उदारवाद हो, ठीक है। व्यक्तित्व ठीक करना चाहते थे सभी का, साथ ही साथ स्वतंत्रता चाहते थे, शोषण के विरुद्ध, जो जिन लोगों का शोषण हो रहा है, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो रहा है, रिलीजन के बेसिस पे हो रहा है, जेंडर के बेसिस पे हो रहा है, किसी भी बेसिस पे हो रहा है, उसके विरुद्ध आवाज उठाना, ठीक है। विश्व बंधुत्व, विश्व लेवल पर लोगों के साथ रिलेशन स्थापित करना, ये इन लोगों का मेन मोटिव था। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे नेहरू की विचारधारा। नेहरू की विचारधारा कैसी थी? धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक समाज बनाना चाहते थे। ऐसा समाज जिसमें किसी धर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, किसी धर्म को कम इंपॉर्टेंस ना दी जाती हो, समान हो, लोकतांत्रिक लोगों का शासन हो, ऐसा समाज स्थापित करना चाहते थे। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और मानव मूल्य, यानी कि सामाजिक आर्थिक और मानवीय रूप से सभी रूप से स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, चाहे देश का समाज हो, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे एक मानव होने का दायित्व हो, सभी कुछ अच्छा होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। छठी विचारधारा में था समाजवाद और सर्वोदय। समाजवाद, समाज की कुरीतियों को दूर करके उसमें सुधार लाना, और सर्वोदय यानी कि सबका उदय। महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण इसके मुख्य सपोर्टर रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचार क्या थे? दलित समाज को इन्होंने सपोर्ट किया है, बहुत बड़ा इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है दलित समाज के लिए। प्रतिभा और मेहनती थे, ठीक है, इनके पास बहुत सारी डिग्री थी और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे जयप्रकाश नारायण के विचारों को। इनको समाजवाद का पिता कहा गया है, यानी कि जो इनकी विचारधारा थी समाजवादी, उनका पिता किसको कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को। समाज सुधार, लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है, और दलहीन प्रजातंत्र, सर्वोदय समाज, समग्र क्रांति, ये सब टॉपिक्स के बारे में जयप्रकाश नारायण ने चर्चा भी करी है और इन सभी चीज़ों में सुधार लाना चाहते थे। देखो, सामाजिक सुधार पहला पॉइंट हो गया, समाज में सुधार लाना। दूसरा पॉइंट है लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी कि लोगों का शासन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है दलहीन प्रजातंत्र, यानी कि किसी दल को ज़्यादा सपोर्ट करके, या अगर कोई गलत चल रहा है दल उसके बाद भी उसको सपोर्ट करके, कि पैसों के बिहाफ पे हो या फिर किसी भी चीज़ के बिहाफ पे हो, लेकिन दलहीन प्रजातंत्र होना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ साथ सर्वोदय होना चाहिए, सभी का उदय होना चाहिए। समाज में समग्र रूप से क्रांति होनी चाहिए, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके खिलाफ। ये सभी विचारधाराएं किसकी थी? जयप्रकाश नारायण की। अब हम देखेंगे कि जो आधुनिक भारतीय चिंतन है, अभी तक हमने इसके बारे में इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, इसकी विशेषता क्या थी? आपने अभी तक विशेषता ऑलमोस्ट पढ़ ली है, फिर भी मैं एक सेपरेट इसका स्लाइड बना रही हूँ आपके लिए। तो देखो, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन इसमें किए गए,
ठीक है, ये आधुनिक भारतीय चिंतन की विशेषता है कि इसके अंदर धर्म और समाज दोनों के सुधार के लिए आंदोलन किए गए थे। प्रशासनिक सुधार भी किए गए और नागरिक सेवाओं पर भी जोर दिया गया। स्वराज प्राप्ति पर बल दिया गया, ये भी इसकी विशेषता है। धर्म और राजनीति के समन्वय पर बल दिया गया। ये बोला गया कि धर्म और राजनीति को ज़्यादा दूर नहीं रखना चाहिए। हाँ, कुछ मामलों में इनकी सीमाएं तय होनी चाहिए, बट स्टिल दोनों को साथ रखना इंपॉर्टेंट है। समन्वयवादी, ठीक है, इस विचारधारा को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोत्साहित किया गया। समाजवाद और सर्वोदय, यानी कि समाज में कुरीतियों को दूर करना और सभी का साथ में उदय होना, ये क्या है, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के टॉपिक के साथ साथ ये विशेषताएं भी रही हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है यहाँ पे कम्प्लीटली हम कवर कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, डिफिकल्ट टॉपिक है, एक बार में ना समझ में हो तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना। कोई डाउट हो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा भी अगर कुछ रह जाता है तो मैं ये नहीं कहूँगी इसको ज़बरदस्ती करो, बाकी के चैप्टर्स हैं उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लो, ठीक है, उसके बारे में जान लो। तो अगर ये 50-50 भी रहेगा तो इतना कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा आप लोगों को एग्ज़ाम में। बट हाँ, अगर आप इसको अच्छे से नहीं करो तो बाकी के टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करने होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में सजेशन हो या डाउट हो कमेंट कीजिए मुझे, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।